चलिए हिंदी शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे वर्णमाला। शुरुआत यहीं से करते हैं। पढ़े उससे पहले हिंदी। वर्ण वर्ण 53 हो जाएगा। अगर बोलेंगे पूरा टोटल तो 40 हो जाएगा। वो समझाऊंगा भी आपको मैं। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। आप लोग लिखोगे, नोट्स बनाओगे? नोट्स बनाएंगे ना? ठीक। देखो नोट्स अच्छे से बनाइए, उसी को पढ़ना है। देखो बता रहा हूँ चीज आपको। अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो अभी से लेके जब तक आपको जॉब लगे, आपको ग्रामर तो आएगा ही आएगा हर एग्जाम में। आप व्यापम दो, पीएससी दो, चाहे मेंस दो। मेंस पीएससी मेंस में सबसे बड़ा पार्ट हिंदी का ही है, देखे होंगे आप लोग। तो पूरा आएगा तो नोट्स बनाइए और उसी को पढ़िएगा। और कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना तो उसी में ऐड किया करो। देखो अगर बार बार नया नया चीज पढ़ेंगे ना, फिर वो बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ लिए, उसमें फिर ना आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बार बार भूलोगे आप। जैसे एक चीज बता रहा हूँ, जैसे सपोज एक बुक है, अब उस बुक को आप पूरा पढ़ लिए हो, अब दिमाग में तो ये आएगा ना कि बुक से कहीं पूछे बन जाएगा मेरे से, मतलब पेज क्रमांक भी याद जाएगा आपको 10 पढ़ोगे तो। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये ऐसा याद होता है। तो जो जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसी में ऐड करते जाइएगा। नोट्स बना बना करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको लगता है बुक से पढ़े, बुक में रिवाइज करना बहुत टाइम लगता है। आप देखना कभी भी रिवाइज करना, बुक में बहुत टाइम लगता है रिवाइज करने में। लेकिन यदि ये नोट्स है तो नोट्स में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। पूरा पटाओगे पूरा याद हो जाता है। तो नोट्स बनाइए हर चीज का। मैं बनाऊँ ये नहीं, हर सब्जेक्ट का बनाऊँ। ठीक है, तो चलो वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लगते हैं वर्ण के बारे में। डालो हेडिंग वर्ण। चलो इसको लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। हाँ जी, वर्ण लिखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश वाले हो क्या जी? हाँ, लेकिन हिंदी लैंग्वेज को लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ट्रांसलेट करूंगा भी तो कोई मतलब नहीं है, बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको जब लैंग्वेज लिखेंगे आप तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, तो आपको दिया नहीं रहेगा इंग्लिश इंग्लिश में। ठीक है, तो कोशिश करना वैसे याद करने का। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक चीज बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पूरा बनेगा बेस आपका। ठीक है, अब यहां पे देखो, भाषा है तो भाषा किससे मिलकर बना होता है? भाषा मिलकर बनाता है वाक्य से, सेंटेंस से। ठीक है, अगर हम वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य मिलकर बना होता है उपवाक्य से। उपवाक्य मिलकर बना होता है पदबंध से। पदबंध मिलकर बना होता है पद या शब्द से। ये मिलकर बना होता है अक्षर से, और अक्षर मिलकर बना होता है वर्ण या ध्वनि। इसको उतारो। ठीक है, तो देखो ये भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी लिखते हैं, वर्ण को लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाएगा, यदि हम बोलेंगे तो वो ध्वनि कहलाएगा। सेम चीज, मतलब ये बोल सकते हैं कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। जब आप लिखेंगे तो उसको वर्ण बोलेंगे, जब उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कहलाता है। तो ध्वनि ही क्या होता है? वर्ण होते हैं। आ रहा समझ में? तो सबसे छोटी इकाई के बारे में जाएंगे, यूनिट जाएंगे सबसे, तो ये कौन सा हो गया? वर्ण। किसका? भाषा का। ठीक है, अच्छा ये अक्षर क्या होता है? लेटर्स इंग्लिश में होता क्या है ये? अक्षर किसको बोलेंगे? क्या वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं? पहले तो सोचते भी होंगे कि वर्ण अक्षर एक ही होते हैं। क्या होता है जी वर्ण अक्षर? वर्ण बता दिया आपको, अक्षर क्या होता है? क्या चीज? हाँ जी बोलिए अश्वनी जी। भाषा का लिखित रूप? नहीं, ये नहीं होगा। देखिए बता रहा हूं आपको। जैसे मैं बोलूं राम, अब यहां पे राम क्या है? राम क्या है जी? हाँ, तो कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, शब्द है। अब भगवान है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे शब्द है राम। ठीक है,
अब मैं राम को बोलूं यहां पे कि राम में कितने वर्ण हैं और राम में कितने अक्षर हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूं राम को, तो यहां पे देखो ये तो ये र धन आ धन म धन आ, क्योंकि व्यंजन में अ जुड़ा होता है, ये टूटेगा ऐसा। यहां पे ये हलन इसी लगता है क्योंकि वो जब जोड़ते हैं तो पूरा होता है और जब तोड़ते हैं तो हलन लग जाता है। वहां पे आधा के लिए प्रयोग करते हैं, इसे लिखते हैं ना। जैसे मैं मिट्टी लिखूंगा तो यहां पे मिट्टी लिखूंगा तो यहां पे हलन डाला, इसका मतलब क्या है, ये आधा करता संबोधित, ठीक है। अगर मैं ये भी कर सकता हूं, अगर लिखूंगा तो ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा भी कर सकता हूं मिट्टी को, लेकिन ऐसा लिख सकता हूं। अगर इसको पूरा लिखना है तो यहां पे हलन डालता हूं, ठीक। तो यदि मैं इसको बोलूंगा तो इसमें जो है ये क्या बन जाएगा, ये वर्ण है आपके। तो राम में कितने वर्ण हैं, 4। और यदि इसको बोलूंगा रा धन म, ये क्या बन जाएगा, ये है अक्षर। आ रहा समझ में। तो राम में 4 वर्ण मिलेंगे और 2 अक्षर होगा इसमें। और ये बोल सकते हैं हम लोग कि वर्णों का समूह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। सब बुक में, कई बुक में शब्द दिया होता है, तो आपका आंसर होगा अक्षर, ठीक है। शब्द नहीं देखेंगे आप। तो वर्णों के समूह क्या कहलाता है, पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में आपके कि वर्णों के समूह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अक्षर, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ण मिले क्या बनेंगे, अक्षर बनेंगे। अब आते हैं शब्द के बारे में और पद के बारे में। शब्द क्या होता है, इसका अक्षरों का समूह, ठीक है। अक्षरों का समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। पद क्या होंगे, पढ़े हो ना बचपन में हिंदी, वही तो बोल रहे थे जी, बचपन में हिंदी पढ़े हो बोल के, पढ़े हो ना। तो वहां पे चीज सुने होंगे आप लोग कि इन पदों से कवि ये कहना चाहता है कि, पढ़े तो होगे ना, बार बार आता होगा पदों का बात। पद क्या होता है, इंग्लिश में नहीं, मुझे मीनिंग चाहिए उसका, बताओ। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, जब आप कुछ चीज पढ़ते हो ना, देखो चाहे आप जीएस पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, क्या, नहीं नहीं पंक्ति नहीं, एक चीज बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। जब आप पढ़ते हो ना, जैसे आप हिंदी पढ़ो, जीएस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, शब्दावली के मीनिंग को समझते हुए पढ़ा करो, बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो, हाँ ये होता है ये होता है, ऐसा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब आप शुरू कर रहे हो पढ़ने, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं मैं हिंदी में ही करेंगे, आप जीएस पढ़े हो, कुछ विषय पढ़े हो, तो आता है शब्द का मतलब, तो पहले समझो उसका मतलब होता क्या है। क्लास में कुछ सर्च से नहीं होता पाएगा तो गूगल आपके पास है, गूगल में सर्च मारिए कि इसका मतलब क्या होता है, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बता रहा हूँ। अब मैं ही बहुत सारी चीज पूछूंगा आपको, भी छत्तीसगढ़ पढ़े हो, मैं पूछूंगा ना, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं रहेगा, समझ में जो बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो कोई पूछ दिया आपको, कैसे बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे नहीं पता ये क्या होता है। मेंस में ये सब बहुत काम आएगा क्योंकि उसे लिखना पूछता है उसी को, तो उसका मतलब क्या होता है समझाइए, ये सब करिए, तो मेन से बहुत काम आएगा चीजें। तो शब्दावली का मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ा करो, मैं समझा रहा हूं इसीलिए आपको। देखो पद क्या होंगे, यहाँ पे राम था, राम क्या है यहाँ पे, राम क्या है जी, शब्द है। तो राम यहाँ पे शब्द है, यदि मैं राम को उतारूं यहाँ पे, देखो राम खाना खाता है, अब क्या बन गए, राम खाना खाता है, क्या बन गया, सेंटेंस हो गया ना, वाक्य बन गया। अब ये वाक्य बन गया, यहां पे राम क्या था, शब्द था। जब राम किसी वाक्य में जाके मिला यहां पे, तो यहां पे राम शब्द नहीं कहलाएगा, यहां पे राम कहलाएगा पद। समझ रहे हो, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि एक वाक्य में अलग अलग पद मिलेंगे, संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद, सर्वनाम पद, वो सब अलग अलग पद होते हैं। इसलिए पदों का समूह आगे पढ़ाऊंगा कि पद के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी, उसी में बटा होता है, ठीक है। आर समझ में, पद किसको बोलते हैं, तो है तो वही राम, लेकिन अगर मैं उसको अलग रखूंगा तो यहां पे क्या कहलाएगा, ये शब्द कहलाएगा। यदि इसको वाक्य में जाकर रख दिया तो यहां पे क्या कहलाए, पद कहलाएगा। क्लियर हो गया पद। अगला आते हैं पदबंध के बारे में। पदबंध क्या होता है जी, बताओ जी, पढ़े हो ना आप मेरे सिंधी, हाँ तो बताइए पदबंध क्या होता है। पदबंध किसको बोलेंगे जी, क्या लगता है पदबंध क्या हो सकता है, हाँ,
वाक्यों का समूह, वाक्यों का समूह, वाक्यों का समूह नहीं बोल सकते, आपके समूह नहीं होगा, शब्दों का समूह बोल सकते हो आप। वाक्यों का समूह, बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे ना, तो वो नहीं हो सकता। यहां पे एक चीज देखिएगा, जैसे मैं यहां पे लिखा राम खाना खाता है, ठीक है, राम क्या है, एक पद है, खाना क्या है, एक पद है, खाता बोलूंगा ये भी एक पद है, ठीक है। यदि मैं दो या दो से अधिक पद को उठाऊं तो वो बन जाएगा पदवन। यहां पे तो कम दिया है, जैसे मैं बोलूं राम खाना, क्या बन जाएगा, पदवन। राम खाना खाता, पदवन। यदि राम खाना खाता है बोलूंगा तो वाक्य बन जाएगा, लेकिन अगर मैं दो को उठाऊं या तीन को उठाऊं, ये क्या बन जाएगा, पदवन। जैसे मैं थोड़ा लंबा वाक्य लिख देता हूं, जैसे मोहन खाना खाने के बाद टहलने चला जाता है, ठीक। अब ये वाक्य हो गया। तो यहां पे देखो, ये मैं दो को उठाया, या मैं तीन को किया, या चार पांच छह, सब पदवन। अगर मैं यहां तक भी लेके चला गया तब भी पदवन कहलाएगा। जब है जोड़ दूंगा तो वाक्य बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदों मिलकर क्या बनाते हैं, पदवन। आ रहा समझ में? कुछ भी डाउट होगा एकदम पूछिएगा, बता रहा हूं मैं, ठीक। कंफ्यूजन मत रहना, एकदम बेसिक क्लियर रखना अपने एकदम से, जो भी समझ में नहीं आएगा एकदम पूछिएगा, ठीक है। पदबंध में क्या लिख लेना, इसको पूछा गया क्वेश्चन है, इसको एक और बोलते हैं, इसको वाक्यांश भी कहा जाता है, वाक्य का एक अंश। समझ रहे हो, ये वाक्य है, वाक्य का एक अंश क्या कहलाता है, वाक्यांश। और वाक्यांश को बोला जाता है पदबंध। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है कि पदबंध क्या है, तो पदबंध क्या है, वाक्यांश है, ठीक है। हाँ, दो या दो से अधिक पद मिलकर पदबंध बनाते हैं, ऐसा लिखिए सिंपल। वही है, वाक्य के अंश, वाक्य का एक अंश वाक्यांश कहलाता है। मतलब जैसे पदबंध बोला ना, मैं बोला राम खाना, पदबंध है ना, और ये वाक्य का अंश भी तो है, एक छोटा सा अंश, तो वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा पदबंध वाक्यांश। अब आते हैं उपवाक्य में। उपवाक्य क्या होता है, इसको एक और नाम है, लिख लेना, इसको बोलते हैं आश्रित वाक्य कहा जाता है। आश्रित मतलब क्या होता है, डिपेंड जो होते हैं ना इंग्लिश में, उसको बोलते हैं। तो आश्रित वाक्य बोला जाता है उपवाक्य को। अभी कैसे होता है वाक्य, देखो, मतलब ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वो कहलाता है आश्रित या उपवाक्य। मतलब एक ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर क्या हो, डिपेंड हो या निर्भर हो। जैसे मैं बोला कि मैंने देखा कि, अब बोला मैंने देखा कि, तो समझ में आया आपको। अब आपके मन में क्या आ गया कि अगला लाइन क्या होगा, तो ये लाइन कंप्लीट होगा। मैंने देखा कि, मैं क्या देखा, मैंने देखा कि चोर चोरी कर रहा है। अब क्लियर हुआ। तो ये जो वाक्य जो बोला मैं पहला, वो क्या होगा, दूसरे पर निर्भर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये जो मैंने देखा कि बोला, ये है आपका आश्रित वाक्य या उपवाक्य, ठीक है। बोलते हैं ना, मैं सोच रहा था कि आज घूमने चले जाऊं, तो मैं सोच रहा था कि बोला, वो क्या बन जाएगा आपका, उपवाक्य। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि उपवाक्य क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, वो क्या कहलाता है, उपवाक्य या आश्रित वाक्य। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। समझ में नहीं आएगा, कुछ भी डाउट होगा एकदम पूछिएगा, बता रहा हूं। फिर मैं पूछूंगा तो डाउट मत बोलना, बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, आगे पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन करूंगा। मतलब हो सके तो कल, अच्छा क्लास का पूछ लिया मैं, पढ़ाएं बताओ बोल के, तो वहां पे ये मत बोलना सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसा बोल के बता रहा हूँ। कि मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी करिए मेहनत, पढ़िए घर में, ठीक है। अब नहीं पूछोगे तो फिर आपकी गलती है। अगला हमारा है वाक्य। वाक्य क्या होता है, जो पूर्ण अर्थ दे, ठीक है, ऐसा जो शब्दों का समूह, या ठीक है, जो पूर्ण अर्थ दे वो क्या कहलाता है आपका, वाक्य कहलाता है। और वाक्य में क्या बनेगा, भाषा बनेगी। भाषा याद रखना, भाषा कितने होते हैं, भाषा तो दो प्रकार की,
एक होता है आपका प्राथमिक भाषा, एक होता है द्वितीयक भाषा, प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा क्या होता है? वो अलग है। जैसे मैं बोला, आप घर में क्या बात करते हो? घर में किससे बात करते हो? हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, या कुछ और? चलो छत्तीसगढ़ी में बात करते हो। तो सपोज एग्जाम्पल के लिए कि मैं बचपन से छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ और उसी में बात हुए मतलब बड़ा हुआ, तो क्या बन जाएगा मेरा प्राथमिक भाषा। मतलब जो भाषा मैं अपने माँ बाप से सीखता हूँ वो कहलाता है मेरा प्राथमिक भाषा। चाहे मैं इंग्लिश से बात करूं, अगर मैं मान लो इंग्लिश ही बोलते बोलते बड़ा हुआ तो मेरा क्या बन जाएगा? प्राथमिक भाषा। जब मैं स्कूल गुरुकुल जहां भी गया वहां पे जो सीखा वो कहलाएगा मेरा सेकेंडरी भाषा। मतलब स्कूल में गुरुकुल में जो सीखते हैं ना वो कहलाता है क्या? हमारा द्वितीयक भाषा। चाहे कोई भी हो लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कह लो अब मान लो कोई सिंधी है, अब घर में सिंधी बोलते हुए बड़ा हुआ है, अब स्कूल गया हिंदी इंग्लिश सीखा, तो क्या कहलाएगा उसका? द्वितीयक भाषा। सिंधी क्या बन जाएगा उनका? प्राथमिक भाषा। तो ऐसा है। ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, इसको ना आप एक पॉइंट लिख लो ये वाले को, कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। लिख लो, ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है, ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है तथा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है, तथा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि वर्णमाला होते कितने। ओके जी, बढ़ू आगे। उपवाक्य को देखो, उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो उपवाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो उपवाक्य कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे मैं बोला कि मैं सोच रहा था कि, अब मैं ये सोच रहा था कि बोला हूं, ये बन गया मेरा उपवाक्य। अब अगला बोलूंगा वो इस पे क्या हो जाएगा? निर्भर हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि आज कोचिंग ना आऊं। ठीक है, तो अभी कंप्लीट हो गया, तो ये दूसरे पर निर्भर हो गया, ये कहलाएगा हमारा उपवाक्य। हाँ जी, वर्ण अक्षर में अंतर देखो, राम जब टूटता है ना, यहाँ पे देखो ये टूटेगा ऐसा, वर्ण टूटता है ऐसा कि र, यहाँ पे देखो सिंपल बात है, मात्रा पढ़े हो स्कूल में? चलो मैं समझा रहा हूं, एक मिनट। ऐसा अ की मात्रा, छोटा ए की मात्रा, बड़ा ए की मात्रा, ऐसा पढ़े हो ना? ये तो पढ़े होगे स्कूल में। तो एक्चुअल में ये होता है आ, मतलब ये आ होगा, यहाँ पे ये आ आता है, अ का तो आता ही नहीं है, फिर ये ई होता है, ये बड़ा ई होता है। ठीक है, इस तरह होता है। तो यदि मैं राम को तोड़ रहूंगा तो इसमें कौन सा मात्रा लगा है? आ की मात्रा, मतलब र धन आ की मात्रा लगा हुआ है इसमें, लगा है ना। और यदि मम बोलूंगा तो मम में केवल आ लगेगा, देखो कुछ मात्रा नहीं लगता, मतलब वहां पे आ लगता है, पढ़े होगे ना। तो यहां पर जाएगा म, धन क्या हो जाएगा? आ। तो यदि मैं बात करूं राम में कितने वर्ण है, तो ये सब वर्ण से, मतलब 4 वर्ण से राम बना है, ये वर्ण हो जाएगा। अब ये वर्ण मिल क्या बनेंगे? अक्षर बनते हैं। तो दो को मिला दूंगा यहाँ पे वर्णों को, जो कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो क्या बन जाएगा? ये रा, और ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट होके मां। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये रा और मां, ये बन जाएंगे अक्षर। तो राम में 2 अक्षर और 4 वर्ण होंगे। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। वर्ण मिल क्या बनेंगे? अक्षर बनेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का समूह जो कोई क्या करे, सार्थक या निश्चित अर्थ दे। मतलब ये नहीं है कि निरर्थक वाला नहीं होगा ना, कुछ अर्थ दे वो। हाँ, मतलब अगर अर्थ ही नहीं निकलेगा तो फिर क्या मतलब? अगर मैं बोल दूंगा मोहन खाने खाने के बाद टहलने, कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आया। तो अगर मैं इतना ही छोड़ दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पूर्ण क्या है? अर्थ दे वहां पे। अगर वो अर्थ नहीं देगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा ना।
फिर ये पद बंद हो जाएगा। ठीक है जी, एक निश्चित कुछ अर्थ देगा वो। देखो वर्णमाला में आते हैं, कितने वर्ण पढ़े हो अभी आप लोग जी? कितना वर्ण पढ़े हो क्वेश्चन? वर्णों की संख्या हो गई है 53। याद रखना 52 पढ़े थे, वो याद आ रहा होगा ना, बढ़ गया। ठीक है, तो वर्णमाला कितने हैं? वर्णमाला हो गए हमारे 53, याद रखना। ठीक है, अब इस 53 दो भाग में बटा हुआ है, एक है स्वर और एक है व्यंजन, वोवेल कॉन्सोनेंट, पढ़े होगे आप लोग। अब कितना स्वर पढ़े हो आप लोग बचपन में? 13 पढ़े हो, 13 पढ़े होगे स्कूल में, इसको पढ़े होगे 39, लेकिन अभी एक बढ़ गया तो 40 हो गया है ना। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, मैं बता रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वर कितने हैं, तो स्वर लिखना आप 11 होते हैं। ठीक है, अगर पूछे व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन है 33। ये नहीं बढ़ेगा ना, इतना ही रहेगा। अब इसको मुझे पढ़े वो कहां गया, बता रहा हूं उसके बारे में। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, लेकिन यहां पे बोल दिया लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13 और लेखन के आधार व्यंजन होते हैं 40 हो जाएगा। अगर ये चीज मेंशन करे क्वेश्चन पे तो आंसर वो लेना, और यदि नॉर पूछ दिया कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो स्वर व्यंजन के बारे में पूछा आपको, तो आपका आंसर होगा 11 और 33, आप यही लोगे। ठीक है, ये पूछता ही नहीं है। कभी पूछ दिया मान लो कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं, बोलेंगे तो जो आप इसको नहीं पढ़े हो, ये नहीं होता, आप इसको याद करोगे। अब मैं यहां समझाऊंगा आपको कि 13 थे, 11 ही क्यों लेते हैं और यहाँ पे 33 ही क्यों होता है, इन दोनों को बताऊंगा अभी आपको मैं। एक नया जुड़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, हिंदी में एक नया वर्ण जुड़ा है। ठीक है, ये ऐसा, ये एक्चुअली मराठी जो भाषा है ना, वहां से लिया गया है। इसका उच्चारण कुछ नहीं बोला है ना, हिंदी ग्रंथ सारे कुछ नहीं बोला है, बोला है बस ल। अब ल के स्थान पे इसको ल उच्चारण बस करो, अब बाकी इसका अलग से कुछ नाम ही नहीं है, मतलब उच्चारण के लिए बोलते हैं ना क ख ग घ, ऐसा है, इसे कुछ नाम ही नहीं है, ले लिया है इसको। अब बोला है कि जहां जहां पे ला होगा इस स्थान पे इसका प्रयोग करो। ठीक है, फालतू मेरे को समझ में नहीं आता क्यों जोड़ा है इसको, इसका कुछ नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसको करना अभी एग्जाम में ये पूछ सकता है क्वेश्चन ना, अभी क्योंकि जोड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला हम लोग स्वर के बारे में। तो डालो पहला हेडिंग आप स्वर, स्वर लिखिए, तो लिखो परिभाषा इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं स्वर की। लिखिएगा, स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह, स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह जो स्वयं के उच्चारण से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह जो स्वयं के उच्चारण से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र ध्वनियों का ऐसा समूह जो स्वयं के उच्चारण से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि स्वर को उच्चारण करने के लिए हमको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वयं क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। जैसे मैं व्यंजन की बात करूंगा, तो व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इसको नहीं पड़ता। ठीक है, कितने होते हैं स्वर? 11। क्या क्या होते हैं बताओ जी? अनार की आम क्या बोल सकते हो? हिंदी की ए ए, इसको यहां पर लिख देता हूं। हमारे जो स्वर है वो यही है, ये स्वर नहीं है। ठीक है, तो उस ऊपर का लिखो, मैं इसके बारे में समझा रहा हूं कि इसको क्यों नहीं लेते स्वर में, ये समझेंगे भैया। तो ये 11 आपके क्या है, स्वर है।
और ये दो दिख रहा है, ठीक है। इन दो का नाम है, इसको लिख लेना, इसको बोलते हैं अयोगवाह। अगला हेडिंग डालना आप, इसको लिखने के बाद डालो अयोगवाह। हेडिंग डालिएगा अगला अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब होता है ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन। कैसे लिखो आप? ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन। अयोगवाह, ये न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन, इसलिए इसको स्वर कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि न तो ये पूर्ण स्वर होते हैं और न ही पूर्ण व्यंजन। अब ये होगा कैसे, देखिएगा। इसमें क्या क्या आता है? एक आता है विसर्ग, एक आता है अनुस्वार, और एक होता है अनुनासिक। ये बहुत अभी पूछा था एडीओ में क्वेश्चन अनुनासिक के बारे में, दिए थे एडीओ पेपर, एडीओ में आए थे। समझा रहा हूं मैं। ये समझ में आपको क्या था? अयोगवाह क्या होता है? ये ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण व्यंजन, ना तो ये स्वर है ना तो व्यंजन है, इसलिए इसको स्वर में शामिल नहीं किया गया। इसका रीजन क्या होता है? देखो, यदि मैं विसर्ग की बात करूं, ये विसर्ग होता है, ठीक है। देखो ये विसर्ग है, हम इसका प्रयोग ह के रूप में करते हैं। दिख रहा है ये स्वर, उच्चारण में क्या आता है? ये व्यंजन। कैसे आता है देखो, बोल के देखना, बोलिए, उच्चारण करिए जी। क्या आ रहा है लास्ट में? आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं स्वर, बोल रहे हैं व्यंजन, इसलिए ये ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, ऐसा माना गया है विद्वानों का, हिंदी के विद्वानों का। आ रहा है समझ में? तो ह आ रहा है, लेकिन ये विसर्ग, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। सेकेंड, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग को पता होगा, पढ़ाया उन लोग को, ठीक है, आप लोग बताना जी, ठीक है, जो नए हैं। हिंदी लिखते हो आप लोग? हिंदी लिखते हैं ना? तो अच्छा अच्छी बताइए मेरे को। मैं क्वेश्चन ये है कि यदि मैं अंडा लिखूं, झंडा लिख लेता हूं, चलो झंडा लिखता हूं, जिससे पूछूं वही बताना, ठीक है? कौन सही है? थर्ड वाला बताइए जी, झंडा कौन सा सही है? कैसे कंफ्यूज हो गए? तीनों सही है? कौन सा होगा? तीनों सही है। अरे झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा फहराते हो बचपन से, लिखा होता है वहां पे झंडा, इसलिए झंडा पूछा हूं। अंडा बोलूं क्या? वो पता होगा क्या, कौन सही है जिसमें जी? लास्ट वाला, बाकी दोनों गलत है? पक्का? अच्छा, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। आप पे क्या रहा है? अच्छा, आज के बाद मैं झंडा को ऐसा लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा। आप कैसे बोल सकते हो मैं गलत लिखूं? मेरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन मेरा ये है, आप बोल रहे हो ठीक है, ये बुक में ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, ये नहीं है, ये गलत है, मान रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं आज के बाद झंडा ऐसा लिखूंगा, आप कैसे प्रूव करोगे मैं गलत लिखूं? मेरा बोलने का मतलब क्या समझ रहे हो क्या है? कि आपको कैसे पता होता है कि यहाँ पे मेरे को अना डालना होता है कि आधा ना लिखना होता है? बस वो बुक, किसके बाद वाले? डब, नहीं, हम्म, पंचम अक्षर, गुड, ठीक। पता था आप लोगों को? नहीं पता था? चलो समझा रहा हूँ। क ख ग घ, कितना ग्रेजुएशन हो गया जी आप लोग का? ग्रेजुएशन हो गया है ना? नहीं हुआ है? कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 12 साल? 12, 13, 14 जो भी हो गए,
मतलब आज ज्ञान की प्राप्ति हुई बोल रहा हूँ। जो स्कूल में सिखा नहीं पाया ना टीचर। ठीक है, ये होता है हमारा व्यंजन। अब इस व्यंजन में जो पंचमाक्षर है इन्हीं का प्रयोग करते हैं बस। ठीक है, जैसे मैं अभी क्या बोला, झंडा, तो ये झंडा। बताइए आप क्या बोल रहे थे? हम्म, वेरी गुड, पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। मतलब जी बिंदी लगा होता है उसके अगले वर्ण का पंचमाक्षर ड का क्या हो जाएगा, अड़ा। और कुछ शब्द बोलो ऐसी। गंगा। अब गंगा आप लोग पता ही नहीं हो कि लिखा था कैसे। गंगा एक्चुअल में ऐसे लिखा था, गंगा, ग अंगा लिखा था ना ऐसी। क ख ग घ अंगा को गंगा, ऐसे रखना। ठीक है, और बताओ कुछ भी। हाँ, चंचल क्या हो जाएगा, ऐसा होता है चंचल, ऐसा लिखा था, ई आता है तो च का ई आएगा। और कुछ भी बोलिए आप लोग। अंत बोलूं, अंत, अंत ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे त का ना बन गया। और बताइए, संबंध, ऐसा लिखा था संबंध। तो यहाँ पे देखो, ब, ब का म और ध का न। अरे समझ किसको, वैसे नॉर्मल जैसे वो लगा हुआ ऊपर। नहीं तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, कई लोग ऐसा भी लिखते हैं। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ संबंध बोलो लिखा करें, मेरा मन करेगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरा ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों सही होता है। अब एक चीज बोलो मैं, अब इसका बताओ क्या होगा। अब ट्विस्ट तो ये है, अब इसका क्या होगा, अब बताओ जी। ना होगा, है? अब उसमें क्या आएगा बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं होगा उसके अलावा, मतलब आधा कुछ भी नहीं आएगा। क्या होगा जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा वहां पे? नहीं होगा कुछ भी। आप लोग क्या लग रहा है भैया, इसमें से कुछ है ही नहीं है। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसमें आप लिख ही नहीं सकते कुछ भी। ये ऐसा देखे हो लिखाते हुए संसद, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। तो सही बोली हो, ये स्वतंत्र होते हैं। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस जो स्पर्श व्यंजन है इसके अलावा कुछ भी आएगा उसमें नहीं प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि पंचमाक्षर आएगा ही नहीं उसमें। आया समझ में? तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जिससे बोल दिया कि गंगा में कौन सा अनुस्वार है बताइए, तो कौन सा गंगा में, अंगा। चंचल में कौन सा होगा, या। झंडा में कौन सा होगा, अड़ा। ये अनुस्वार बोलते हैं इसको, अनुस्वर नहीं है ना, इसको अनुस्वार कहा जाता है। तो याद रखना, इसके अलावा जो भी आते हैं वो स्वतंत्र, वहां पे आप आधा ना, आधा मा और आधा अड़ा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया यहां तक? बेस याद रखना एकदम से। तो ये हम हो गया अनुस्वार, जो पढ़े उसी को बोलते हैं ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि दिख रहे हैं क्या ये स्वर, तोड़ने के बाद क्या आ रहा था, व्यंजन आया था ना, आधा ना, आधा मा, आधा अड़ा, ये क्या है, व्यंजन है। तो ये लिखने पे स्वर और बिंदी हटाने पे क्या आ रहा था, व्यंजन। इसलिए इसको ना तो स्वर बोलते हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए दोनों को स्वर में नहीं लेते हैं। आया समझ में? अनुनासिक क्या होता है, इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले समझाता हूं यहाँ पे क्या होता है अनुनासिक। एक अनुनासिक होता है, एक होता है निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकले वो कहलाता है अनुनासिक, और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता है वो कहलाता है आपका निर्नुनासिक। जैसे मैं बोलूं आपको, इसको नहीं कहते, क करते हैं, बोल के देखो, क, क, हवा कहां से कर रहा है, मुंह से कि नाक से, क्यों जी बताइए।
केवल मुंह से, ठीक है। अब बोलो, अब कहां से कर रहे हो, कहां से? अम की मात्रा, चंद्र बिंदु, ये सब आपके हो जाएंगे अनुनासिक। इसमें हवा मुंह और नाक दोनों से निकलता है, ठीक है। किसमें? अनुनासिक में। और निम्नासिक में क्या होगा? केवल हवा मुंह से निकलेगा, जैसे क, ख, ग, घ बोलूं, ये क्या हो जाएगा आपका? निर्नुनासिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे चीज देखिएगा, ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी दिख रहा है आपको, अगर हिंदी वर्णमाला में जाएंगे तो इस बिंदी का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। कैसे होगा देखिए, 4 तरह से हम हिंदी में बिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसा, एक ऊपर, एक नीचे, दाएं बाएं, क्या क्या बोलते हैं जी, बताओ, नाम क्या क्या है? वेरी गुड, ये कहलाएगा हमारा नुक्ता। फिर ये तो अनुस्वार हो गया, अभी पढ़ाया इसके बारे में। आगे, ये हो जाएगा उच्छिप, द्विगुण, इसको पंचमाक्षर ही कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे चीज देखो, अनुस्वार पढ़ लिए हम लोग, 5 ही होते हैं, 5 वर्ण जो होंगे वही होगा। नुक्ता के बारे में, ये नुक्ता होता क्या है देखो बता रहा हूं। ये नुक्ता जो है ये 2 भाषा से मिलकर बना होता है, एक अरबी और एक है फारसी। तो नुक्ता का प्रयोग इस दोनों में होता है, या तो अरबी में होगा, फारसी में होगा, और ये दोनों मिलकर कहलाता है क्या? ये दोनों मिलकर कहलाता है उर्दू। उर्दू जो भाषा है वो अरबी फारसी से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अरबी फारसी से मिलकर क्या बना? उर्दू बना। तो उर्दू में प्रयोग होता है इसका नुक्ता, कैसे होता है? जैसे अब बोल के देखो दोनों को, उच्चारण करिए। ऊपर क्या है? जरा, और नीचे जरा। नाक का प्रयोग होगा थोड़ा सा, ठीक है। कोई मुस्लिम मुस्लिम तो हो, कोई नहीं हो क्या? वो लोग अच्छे से बोलते हैं ना, उर्दू प्रयोग करते हैं, तो वो लोग जो प्रयोग मतलब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है उनसे, जो हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे जरा, जरा, जैसे बता रहा हूँ, सिंगर सुनना, पुराने सिंगर, अभी वाला नहीं, बादशाह सा गाना मत सुनना, ठीक है। आपको म्यूजिक म्यूजिक मिलेगा, गाने का पता ही नहीं रहता। तो पुराने गाना सुनोगे, जैसे लता मंगेशकर गाना सुनोगे, ठीक है। और भी मैं सुना नहीं, बात ज्यादा सुनता नहीं हूँ, रफी ओफी गाना सुनोगे, तो वो लोग जो गाना गाते हैं ना, तो नुक्ता का प्रयोग एकदम समझ में आ गया, यहाँ पे नुक्ता हुआ है, ठीक है। स्पीकर पता चलेगा ही नहीं आपको गाना, ठीक है जी। अभी गाना मतलब म्यूजिक बस मेन रहता है, ठीक है। गाने का बोल तो पता नहीं होता क्या आगे बोलते रहते हैं। पहले के गाना सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग हुआ है, बोलते इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। और नुक्ता का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के 5 वर्णों में होता है, ये भी लिख लेना। ये होता है किसमें? तो क, ख, ज, ग और फ, इन्हीं 5 में आपका नुक्ता का प्रयोग होता है हिंदी वर्णमाला के, ठीक। समझ में आया नुक्ता के बारे में, ठीक है। तो ये अरबी फारसी शब्द से ही आया है ये नुक्ता, और इसमें 5 वर्णों में इसका प्रयोग होता है हिंदी वर्णमाला के, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ही उर्दू शब्द मिलता है ना, तो उर्दू इन दोनों मिलके ही उर्दू बनता है, उर्दू अलग से नहीं होता, अरबी फारसी मिलके। जैसे आप अलग अलग जाओगे हिस्ट्री में, अच्छा तो मुगल सल्तनत में कौन सा भाषा जी प्रयोग होता था? मुगलों की भाषा क्या थी? हिस्ट्री पढ़े हो ना, फारसी, वेरी गुड। कैसे नहीं पता आप लोगों को? पढ़ चुके हैं ना आप हिस्ट्री, तो मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। बढ़े आगे, ठीक। देखो, इसका जो प्रयोग होता है उक्षिप्त द्विगुण का, इसका 2 ही होता है, क्या बोलते हैं इसको जी? हा? हिंदी तो पढ़े हो ना, लास्ट में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे अक्षत्र, ज्ञासरा, फिर क्या आता है? अढ़ा,
क्या क्या बोलते क्या है इसको? अड़ा बोलते हैं? अड़ा तो इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलोगे फिर? अड़ा, इसको क्या बोलोगे? उसको भी अड़ा बोलोगे? स्कूल में एक्चुअली पढ़ाते हैं, आप लोग पता नहीं क्या पढ़ो, अड़ी अड़ा बोलते हैं इसको, सुने हो? अभी एक्चुअल में होता नहीं, अड़ी अड़ा होता भी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ड और इसके सामने आ जोड़ दो, इसका जो मेन जो होता है प्रोसेस वैसी होता है। ये क्या है? ड, शुरू में आ जोड़ो, अब बोलो क्या जाएगा? अढ़ा, अडा, अडा, अढ़ा, ऐसा होगा। ड अढ़ा बोल रहे हो ना, ड अढ़ा, तो अडा अढ़ा, तो अडा एक्चुअल में उच्चारण इसका वही होता है, अडा अढ़ा। लेकिन यदि पढ़ाते हैं स्कूल में उनको तो अढ़ी अढ़ा बोल लेते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना है उच्चारण तो इस सामने आ जोड़ दो, बन जाता है उच्चारण इसका। तो अडा अढ़ा इसका होता है मेन उच्चारण। तो दोही में प्रयोग होता है, देखो नीचे बिंदु आपको हिंदी वाले दोही मिलेंगे, ये अढ़ा, ठीक है, अढ़ी अढ़ा। प्रयोग कहां पता है इसका, पता है आपको? प्रयोग पता है कहां पता है? अभी क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई, पढ़ना में भी आ रहा है, वही आ रहा है ना जी, दौड़ना, ये होता है अढ़ी अढ़ा। ठीक है। पंचमाक्षर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के एक ही वर्ण में होता है, वो होता है वही अंगा वाले में, एक ही बस होता है। जो इस साइड बिंदु होता है वर्णमाला में एक ही होता है, वो इस वाले में। यहाँ 5, यहाँ 2, वहां 1, और वहां तो बिंदी किसी में लग सकता है, ठीक है, लेकिन बिंदी हटने के बाद 5 ही बनते हैं। वही जो पंचमाक्षर बताया था आपको, वही निकलता है वहां पर। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? लग रहा है आप हिंदी कुछ पढ़े हो बचपन में, क्यों जी? हो रहा है महसूस? हिंदी पढ़े थे अच्छे से? कुछ नहीं पढ़े? आएगा, महसूस होगा आपको, टेंशन मत लो। इतना तो कर दूंगा कि आपको लगेगा कि कुछ पढ़े ही नहीं है। चलो, अब आते हैं हम लोग डाली हेडिंग स्वरों के भेद या वर्गीकरण कर लीजिए, स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला आते हैं उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। तो उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। ठीक है, लिखो परिभाषा उसका। उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, संधि स्वर। ठीक है, लिखो परिभाषा मूल स्वर का, फिर आगे बढ़ता हूं। लिखिएगा, जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान नहीं होता, जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान नहीं होता, मूल स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान नहीं होता, मूल स्वर कहलाता है। अब बताइए कि आपके पास कितने स्वर है? कितने? 11। अब दिमाग में बसा लो कि उन 11 को ही अलग पलट के पढ़ना है, मतलब जितने भी प्रकार पढ़ेंगे ना उसके, तो वही तो आएगा ना, 11 ही में से अलग अलग होगा, तो उसी करेंगे। अब बताओ 11 में से कौन कौन ऐसे स्वर होंगे जिनके निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान नहीं होता? देखो, इसका मैं बता रहा हूं मूल का क्या होता है और इस संधि का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। ये मूल का मतलब यह था कि जब स्वर मिला तो ये मिला, अब इससे जुड़कर हम बहुत सारी चीजें और बनाए। शुरुआत में ये सुनना था, मतलब शुरुआत में इसका प्रयोग हुआ, ये मिला हमको मूल, और मूल से क्या बन गया?
संधि मिला। ठीक है, तो कितने होंगे मूल, कितने होंगे जी मूल स्वर? पांच, याद नहीं है, बताओ जी। चार, कौन कौन से होते हैं जी चार? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, समझ रहे हो? मतलब इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का योगदान नहीं होता, लेकिन इनसे वो बनेगा ए, ये नहीं होता है, छोटा ए नहीं होता है, वो मिल के बनता है, नहीं होता है, मैं बताऊंगा अब इसके बारे में आपको, वो नहीं होता है। संधि लिखिए, फिर समझा रहा हूं उसको मैं ए के बारे में आपको। अगला लिखिएगा संधि स्वर, उसमें लिखिएगा जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान होता है, जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान होता है, संधि स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के निर्माण में अन्य स्वरों का योगदान होता है, संधि स्वर कहलाता है। अच्छा, स्वर से मूल कितने हैं? मूल कितने हमारे पास? चार, तो संधि कितने हो जाएंगे? कितने हैं हमारे पास? 11 है ना, 11 में चार ये, तो कितना बच गया? 7। 11 मत कीजिए, बोला कीजिए ना। ये क्या बन जाएगा? आ, ये बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ये आओ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन था कि ए को क्यों नहीं लेते। देखो यहां पे अ प्लस अ मिल क्या बनाएगा? आ बनाएगा। छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके यहां पे क्या बनाएगा? ये बनाएगा बड़ा ई। छोटा ऊ इक्वल टू बनाएगा बड़ा ऊ। यहां बनता है अ धन ई मिलके बनता है ए, आ धन ए मिलके बनता है ए, अ धन ऊ मिलके बनेगा ओ, और आ धन ओ मिलके बनता है औ। ठीक है जी, तो ए जो है अ धन ई मिलके बनता है, इसलिए वो उसको संधि नहीं मानते हम। ठीक है, ये है। अब यहां पे एक चीज दिमाग में रखना कि ये चारों, इसको बोला जाता है, लिख डालो हेडिंग अल्लाह लेना, संयुक्त स्वर बोलते हैं इसको। इन चारों को ना, सबको नहीं बोलेंगे, इन चारों क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। डालो हेडिंग अलग से, संयुक्त स्वर, और संयुक्त में डालो चारों को, ए ऐ ओ औ को डालो, और उसका वो लिख लेना किससे मिलकर बना हो, संयुक्त स्वर। एक एक पॉइंट को याद करिएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं एक भी आपके एग्जाम में। ए ऐ ओ औ, बताओ इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? बताइए जी, परिभाषा क्या होना चाहिए इसकी? फिर से बोलिए जी एक बार। तो दो स्वरों से, तो ऊपर वाला भी तो हो सकता है फिर, अगर आप परिभाषा बोलोगे तो। हम्म, ऊपर वाला भी तीन दिख रहा है, वो भी तो बना है क्या दो स्वर से मिलके? हम्म, यहां पे लिखिएगा जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों से मिलकर होता है। देखो यहां पे देखिएगा कि ये सेम सेम स्वर से मिलकर बना हुआ है, और ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बना हुआ है। बुक में जो दिया होता है परिभाषा वही दिया होता है कि जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से मिलकर होता है उसको बोलते हैं संयुक्त स्वर, ही दिया होता है बुक में। लेकिन ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो ये भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, फिर उसमें दो स्वर ही मिलकर बना है। तो यहां पे आप परिभाषा लिखिएगा कि जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों से मिलकर होता है,
संयुक्त स्वर कहलाता है। जिन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों से मिलकर होता है संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? नहीं समझ में आएगा एकदम पूछे के बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो बाद में कि समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़ो। ठीक है, अभी 2 दिन चलेगा वर्णमाला, ये बहुत बड़ा है। चलो सेकंड लिखिएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा होगा प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कितने छोड़ने हैं जी? तो चलिए सुनिए, भूख लग रहा है क्या? कितने बजे आते हो क्लास आप लोग? हाँ? सुबह कितने बजे आते हैं? 8 बजे। कितने बजे छोड़ने हैं क्लास? क्योंकि सर लेट से छोड़े तो इसलिए बोल रहे थे। बताइए, ये खत्म कर दो इसको। तो वर्णमाला बचा है ना अभी, तो कल भी चलेगा पूरा, खत्म नहीं हुआ अभी। इतना बड़ा पाठ है, बचपन में पढ़े हो अनार की आम क्या वर्णमाला नहीं होता है। ठीक है, आपको लग रहा है क्या पढ़े हो स्कूल में? ठीक है, अभी आएगा। तो चलो डालो पहले हेडिंग आप ह्रस्व स्वर के बारे में। डालिए, देखिए परिभाषा इसका, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। उसका भी लिख लो परिभाषा, एक साथ लिखवाता हूं परिभाषा, फिर आता हूं एग्जाम्पल में। दीर्घ का लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। और प्लुत के बारे में लिख लीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाता है। सर्वाधिक समय का मतलब ये होगा, लिखना नहीं उसको ना, बोल रहा हूं उसको, वो लिखे थोड़े हो, जो बोल रहा हूं उसको लिखो। इनका उपयोग या प्रयोग जो भी लिख लो, इनका उपयोग नाटक के संवादों, ग्रंथों आदि में किया जाता है। इनका प्रयोग नाटक के संवादों, ग्रंथों आदि में किया जाता है। किसका बोल रहा हूं मैं? इस प्लुत स्वर का। इनका उपयोग नाटक के संवादों, ग्रंथों आदि में किया जाता है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, एक चीज याद रखो, ये ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर ही संधि स्वर होते हैं। बस परिभाषा अलग है, लेकिन दोनों सेम है। कम समय लगता है उच्चारण में। देखो क्या क्या होगा यहां पे, अ, ई, उ, री, यही 4 जो हम पढ़े थे मूल में। दीर्घ की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। तो 7 4 11 ही हो गया। अब उसके लिए क्या बचा? नहीं, अमरहा, अमरहा तो आएगा नहीं इसमें जी, मैं बोला ना वो है ही नहीं स्वर, क्यों आएगा? यहां पे क्या आता है,
ये एसएस वाला आता है, राम। कहीं पढ़े हो ऐसी गीता महाभारत कुछ भी ऐसा लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है? तो इसका उच्चारण के प्रयोग से होता है राम। पुकारने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। वो प्लुत चिन्ह भी वही होता है ना, पूछता एग्जाम में प्लुत चिन्ह क्या होता है? प्लुत चिन्ह भी होता है। माँ पुकारने के करते हैं, ओम ऐसा। गाना देखो, गाना वाना सुनते हो आप लोग? सुनते हो? म्यूजिक सुनते हो ना? तो म्यूजिक सुनते होगे तो एक ऐसा म्यूजिक होता है, देखना इसमें लिरिक्स लिखता है, नीचे में लिखाता है, लिरिक्स लिखाता है ना, मतलब गाने के बोल लिखाता है कुछ भी, ठीक है। अब चल रहा है गाना, नीचे में लिखाता है गाने के बोल। तो जब लास्ट में धुन चलता है, जिसे लंबा खींचते हैं, तो फिर ऐसा लिखा सुन जाता है, ऐसे करता है सर के। तो वो क्या करता है? ध्वनि को बढ़ाता है। याद है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब बोल गा नहीं सकता मैं, लेकिन बता सकता हूँ, ठीक है। और जैसे नाटक वगैरह देखना, जैसे नाटक वगैरह में कभी, अभी तो आने वाला है दीपावली, दशहरा जो भी आएगा अभी, ठीक है। तो उस समय आप फिर देखे होंगे कि जब रावण रावण का जब होता है, नाटक वाटक होता है, तो पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं इसके, राम तुम इधर आओ, मतलब पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं ना, इसका खींचते हैं जोर से, देखना, ठीक है। ओम में तो करता है तो ओम सर के, तो ये इसी को बोलते हैं प्लुत स्वर, याद रखना, जिसमें बहुत उच्चारण में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है। तो ये ऐसे दिमाग में रखना, ठीक है। एक्चुअल में ये आ आता है, ठीक है, ऐसे जहां भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिख लो। मात्रा के आधार, देखो, अगर केवल मात्रा के आधार पर बोला, इसका होता है दो प्रकार, तीन नहीं होते, याद रखना, पूछा एग्जाम में क्वेश्चन तो बता रहा हूं आपको, उच्चारण में तीन होते। केवल मात्रा बोलेगा दो होंगे, क्योंकि मात्रा किसमें लग रहा है? केवल ह्रस्व और दीर्घ में, वो तो नहीं लग रहा है मात्रा। इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। बस लिखो, मात्रा के आधार पर स्वर होते दो प्रकार के, कौन सा? ह्रस्व और दीर्घ। अगर उच्चारण बोलेगा तब आप लोगों को तीन, ये तीनों आ जाएंगे। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमारा स्वर ही खत्म नहीं हुआ है, अभी हम व्यंजन पढ़ेंगे। चलो कल पढ़ते हैं। और पढ़ना थोड़ी ना है, बताओ, छोड़ दो, थक गए हो।